हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्नर्स हब। तो आज हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, उसका नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि एक अमेरिकन ऑथर हेनरी जेम्स के द्वारा लिखा गया है। तो इस नावल को बेसिकली ईयर 1879 से लेकर ईयर 1881 के बीच में इसे लिखा गया है, और ईयर 1881 में इसे एज अ नॉवल के तौर पे पहली बार पब्लिश किया गया था, क्योंकि उससे पहले इस नावल को अमेरिका की एक मैगज़ीन द अटलांटिक में और इंग्लैंड की एक मैगज़ीन मैकमिल्टन में इसे एज अ सीरियल के तौर पे पब्लिश किया जाता था। और बात कर ले इस नावल के जॉनर की, तो ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल रियलिज्म है। यानी ये एक ऐसी टाइप की नावल है जो कि एक कैरेक्टर के मेंटल, इमोशनल और उसके स्पिरिचुअल लाइफ को एक्सप्लोर करता है। और इसके साथ ही ये उस कैरेक्टर के आसपास जो इवेंट्स हो रहे हैं और जो फोर्सेस हैं उस पे भी फोकस करता है, जो कि उस कैरेक्टर के मेंटल और इनर थॉट्स को अफेक्ट करता है या उसे प्रभावित करता है। और इस नावल की सेटिंग रखी गई है इंग्लैंड, इटाली, फ्रांस और यूनाइटेड स्टेट्स। तो चलिए, अब ये तो हो गया इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो अब बिना टाइम वेस्ट किए आज का जो हमारा टॉपिक है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, इसे हम लोग शुरू करते हैं। तो इस नावल की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि 1860s के टाइम पे न्यूयॉर्क स्टेट के एल्बनी शहर में इज़ाबेल आर्चर नाम की एक काफ़ी यंग और इंडिपेंडेंट लेडी, वो अपने पिता के साथ वो उस शहर में रहा करती थी। तो इज़ाबेल उस समय वो अपने अर्ली 20s के एज में होती है, और वो एक काफ़ी रिफाइंड या वेल टू डू फैमिली से भी बिलोंग करती थी। तो इज़ाबेल जब काफ़ी छोटी थी तभी उसकी माँ की डेथ हो गई थी, जिसकी वजह से उसके पिता ने उसे एक काफ़ी हैप्पीजर्ड या कह ले अनप्लान्ड तरीके से उन्होंने उसे बड़ा किया था। और उन्होंने हमेशा ही इज़ाबेल को उसके फ्रीडम के लिए और उसके इंडिपेंडेंस के लिए एनकरेज किया था। और इसके साथ ही उन्होंने इज़ाबेल को अपने हिसाब से खुद को एडुकेट करने का भी परमिशन दिया था। तो इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जब इज़ाबेल एक एडल्ट लेडी में कन्वर्ट हुई, तो वो एक काफ़ी इंटेलिजेंट, कॉन्फिडेंट और स्लाइटली नर्सिसिस्टिक टाइप की लेडी में ट्रांसफॉर्म हो गई। यानी वो अपने आप को और अपने प्रायोरिटीज़ को दूसरों से ज़्यादा सुपीरियर समझती और दूसरे लोगों को अपने से इन्फीरियर। और एल्बनी शहर में इज़ाबेला का एक काफ़ी अच्छा रेपुटेशन भी बन गया था एज एन इंटेलेक्चुअल लेडी। और वो अक्सर वहाँ के दूसरे मर्दों को या मेन को इंटिमिडेट करते हुए या उन्हें ऑप्रेस करते हुए दिखाई पड़ती। तो अब इज़ाबेल जब पूरी तरह से एडल्ट हो जाती है, तब उसको फिर काफ़ी सारे प्रपोजल्स आने लगते हैं, जिनमें से एक होता है कैस्पर गुडवुड का प्रपोज़ल, जो कि एक काफ़ी पावरफुल और चार्मिंग जेंटलमैन होता है, और वो बॉस्टन सिटी के एक काफ़ी वेल्दी मिल ओनर का बेटा होता है। तो इज़ाबेल एक बार के लिए तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो भी जाती है, बट बाद में फिर वो ये डिसाइड करती है कि वो उससे शादी नहीं कर सकती, क्योंकि उसके हिसाब से अगर वो उससे शादी करती है तो उसे फिर अपने फ्रीडम को और अपनी आज़ादी को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा या कुर्बान करना पड़ेगा। इसीलिए वो उससे शादी करने से इनकार कर देती है। अब इसके कुछ समय के बाद फिर इज़ाबेल के पिता की भी डेथ हो जाती है। तब इज़ाबेल की एक मैटरनल आंट यानी उसकी मामी, जिनका नाम मिसेस टुशेट होता है और जो कि इंग्लैंड में रहती हैं, वो इज़ाबेला के पास विजिट करती हैं और वो उसे अपने साथ पूरे यूरोप के ट्रिप पर चलने का एक ऑफ़र देती हैं। तो इज़ाबेला फिर सोचती है कि वैसे भी अब उसका यहाँ पर कोई है तो नहीं, तो इसीलिए वो मिसेस टुशेट के साथ जाने के लिए राज़ी हो जाती है। और जिसके बाद फिर वह न्यूयॉर्क स्टेट से इंग्लैंड जाने के लिए वहाँ से रवाना हो जाती है। अब इसके बाद जब इज़ाबेल अपनी आंट मिसेस टुशेट के साथ वो उनके घर, जिसका नाम गार्डन कोर्ट होता है, वो जब वहाँ पर पहुँचती है, तो वहाँ पर उसके अंकल मिस्टर टुशेट और उनका बेटा रैल्फ, जो कि रिश्ते में इज़ाबेल का कज़न लगता है, वो लोग वहाँ पर बैठकर वो लोग अपने एक पड़ोस के फ्रेंड, जिसका नाम लॉर्ड वॉरबॉटन होता है, वो लोग उसके साथ बैठकर चाय पी रहे होते हैं। और लॉर्ड वॉरबॉटन उनसे ये कह रहा होता है कि अभी उससे शादी करने में कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, अनलेस कि उसे कोई इंटरेस्टिंग लेडी ना मिल जाए। तो इज़ाबेल जब वहाँ पर पहुँचती है, तो उसके अंकल मिस्टर टुशेट और उसके कज़न राल्फ दोनों ही उसका काफ़ी वार्मली वेलकम करते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। और सभी लोग वहाँ पर उसके अच्छे नेचर की वजह से और उसकी ब्यूटी की वजह से उसके तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। और इज़ाबेल भी वहाँ पर सभी लोगों पर अपना एक स्ट्रॉन्ग इम्प्रेशन छोड़ती है। तब यहाँ पर ज़रूरी बात यह है कि मिस्टर टुशेट जो हैं,
यानी मिसेस टुशर्ट के हस्बैंड और इजाबेल के अंकल, वो एक काफ़ी पावरफुल और वेल्दी बैंकर हैं। बट उनकी अब काफ़ी उम्र हो चुकी थी, जिसकी वजह से उनकी हेल्थ अब काफ़ी ख़राब रहने लगी थी। और इसके साथ ही उनका बेटा रैल्फ जो है, यानी इजाबेल का कज़न, उसको भी फेफड़ों का या लंग्स का डिसऑर्डर था, जिसकी वजह से उसकी भी तबीयत काफ़ी ख़राब रहती थी एंड ही वॉज डाइंग स्लोली एंड स्लोली बिकॉज ऑफ दिस लंग डिसऑर्डर। तो अब 4 महीने तक गार्डन कोर्ट में रहने के बाद इजाबेल टुशेट फैमिली के काइंडनेस और वहाँ के रूरल लाइफस्टाइल से काफ़ी ज़्यादा आकर्षित हो जाती है। और वो अपना ज़्यादातर समय वो अपने अंकल मिस्टर टुशेट और अपने कज़न रैल्फ के साथ ही बिताया करती है, जिसके वजह से उनके बिगड़ते हुए हेल्थ या सेहत के बावजूद भी वो काफ़ी खुश रहने लगे थे। और उसकी पॉजिटिव एनर्जी को देखकर और उसके क्रिएटिव आइडियाज़ को सुनकर वो काफ़ी अच्छा महसूस करते। और मिसेस तुशर्ट भी इज़ाबेल को काफ़ी ज़्यादा फेवर करती, बट फिर भी वो अपना ज़्यादातर समय वो अपने रूम में ही अकेले बिताया करती। और इस 4 महीने के दौरान इज़ाबेल अपना काफ़ी समय वो लॉर्ड वर्बॉटन के साथ भी गुजारा करती थी। तो लॉर्ड वर्बॉटन जो थे, उन्हें इज़ाबेला से धीरे धीरे करके प्यार हो जाता है। तो लॉर्ड वर्बॉटन जो हैं, वो इज़ाबेला को अपने एक कासल जिसका नाम लॉकली होता है, वो उसे वहाँ पर इनवाइट करते हैं कुछ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन दिखाने के लिए। और वो वहाँ पर उसे अपने 2 बहनों से भी मिलवाते हैं। और फिर अचानक से वो इज़ाबेल को वहाँ पर प्रपोज कर देते हैं, जिसकी वजह से इज़ाबेला काफ़ी शॉक हो जाती है। बट फिर इज़ाबेल लॉर्ड वुडबॉटन से काफ़ी पोलाइटली और अच्छे तरीके से वो उनके इस प्रपोज़ल के लिए इनकार कर देती है। और लॉर्ड वुडबॉटन को भी इससे उतना कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। और इस इंसिडेंट के बाद भी वो लोग काफ़ी फ्रेंडली मैनर में एक दूसरे से गार्डन कोर्ट में मिलते रहते और बातें करते हैं। अब इसके बाद फिर आगे के सीन में क्या होता है, इज़ाबेल की एक अमेरिकन जर्नलिस्ट फ्रेंड जिसका नाम हेनरिएटा स्टैकपोल होता है, वो भी वहीं इंग्लैंड में कुछ समय के लिए ठहरी होती है। और वो वहाँ पर यूरोपियन लाइफस्टाइल को और वहाँ के सोशल सीन्स को वो अपने न्यूज़पेपर के कॉलम के लिए रिपोर्ट कर रही होती है। तो इज़ाबेल जो है, वो हमेशा से ही अपनी फ्रेंड हेनरिएटा को आइडलाइज करती है उसके पर्सनल इंडिपेंडेंस के लिए और उसके सक्सेसफुल करियर के लिए। और वो उसे अपने आंट के घर गार्डन कोर्ट में आने के लिए इनवाइट कर देती है। तो अब हेनरिएटा जब गार्डन कोर्ट में पहुंचती है, तो वो ये देखती है कि इज़ाबेल के जो अमेरिकन वैल्यूज़ थे, वो अब धीरे धीरे करके उसके अंदर से ख़त्म होते जा रहे थे। और वो अब यूरोप के रोमांटिक, अनरियलिस्टिक और इम्प्रैक्टिकल आइडिया से रिप्लेस हो रहे थे। अब इसके बाद फिर इज़ाबेल का जो कज़न है यानी रैल्फ, वो उसे और हेनरिएटा को कंपनी देता है उनके यूरोपियन लाइफस्टाइल को रिपोर्ट करने में और उनके लंदन के सोशल सीन्स को एक्सपीरियंस करने में। और इसी दौरान फिर वहाँ पर कैस्पर गुडवुड जो है, वो इज़ाबेल से मिलने के लिए वो लंदन में कहीं से वहाँ पर आ जाता है। और वो फिर से इज़ाबेल को उससे शादी करने के लिए प्रेशराइज करने लगता है। तो इज़ाबेल को इस बात से इतना ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि वो उससे ये कह देती है कि उसे कम से कम 2 साल का समय चाहिए इस बारे में सोचने के लिए और उसे जवाब देने के लिए। और फिर उनके इस रिपोर्टिंग सेशन के दौरान ही रैल्फ को उसके घर से एक बुलावा आता है और उसे एक न्यूज़ मिलता है कि उसके पिता यानी मिस्टर टुशर्ट जो हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई है, इसीलिए उसे फ़ौरन घर आना होगा। तो रैल्फ और इज़ाबेला फिर हेनरिएटा को लंदन में ही छोड़कर वो लोग गार्डन कोर्ट में वापस लौट आते हैं। और वापस लौटने पर वो लोग ये देखते हैं कि मिसेस टुशर्ट की एक फ्रेंड जिनका नाम मैडम मर्ले होता है, वो भी वहाँ गार्डन कोर्ट में रुकी होती हैं। तो अब रैल्फ जो है, वो अपनी कज़न इज़ाबेल से काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड हो चुका होता है और वो ये चाहता है कि इज़ाबेल अपने सारे ड्रीम्स को पूरा करे और वो हमेशा इसी तरह से आज़ाद रहे। तो इसीलिए रैल्फ फिर अपने पिता से ये कहता है कि वो अपने वसीयत में या अपने जायदाद का कुछ हिस्सा इज़ाबेल के नाम कर दे, ताकि इज़ाबेल को कभी भी फ्यूचर में पैसों के लिए अपनी आज़ादी की कुर्बानी ना देनी पड़े। तो अब मिस्टर टुशर्ट के गुजरने के बाद इज़ाबेल काफ़ी ज़्यादा दुखी और सैड हो जाती है। बट वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज भी हो जाती है कि आखिर उसके अंकल ने उसके लिए इतनी सारी संपत्ति और इतने सारे फाइनेंशियल एसेट्स क्यों छोड़ गए हैं। बट फिर भी वो उसे अपने अंकल का गिफ्ट समझकर एक्सेप्ट कर लेती है।
और वो ये प्रॉमिस करती है कि वो इन पैसों को और इस प्रॉपर्टी को इस दुनिया में एक चेंज या बदलाव लाने के लिए इस्तेमाल करेगी। बट इन सब के बावजूद भी उसकी आंट यानी मिसेस टुशेट और उसकी फ्रेंड हेनरिएटा जो है वो उसे वॉर्न करती हैं कि उसे थोड़ा संभल के रहना चाहिए, क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टी होने की वजह से उसके ऊपर अब काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं और रिस्क भी। और मिसेस टुशेट की जो वो फ्रेंड थी मैडम मर्ली, जो कि वहीं गार्डन कोर्ट में रुकी हुई थी, उन्हें अब इजाबेल के प्रॉपर्टी पर और उसके पैसों पे लालच आ जाता है और वो उसके पैसों का एडवांटेज लेने के लिए वो इजाबेल के काफ़ी करीब आ जाती है और वो उसकी अच्छी दोस्त बन जाती हैं। अब इसके बाद फिर आगे के सीन में क्या होता है, इजाबेल जो है वो अपनी आंट मिसेस टुशेट के साथ वो अपने यूरोप के ट्रिप को शुरू करती है और वो फिर यूरोप के डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ और लोकेशंस जैसे कि इंग्लैंड, फ्रांस और इटली को एक्सप्लोर करने लगती है। और जब वो अपने आंट मिसेस टुशेट के साथ वो इटली के एक शहर फ्लोरेंस को एक्सप्लोर कर रही होती है, तब वहाँ पर मैडम मर्ली जो है वो इजाबेल को अपने एक फ्रेंड जिसका नाम गिलबर्ट ऑजमॉन्ड होता है वो उससे इजाबेल को इंट्रोड्यूस करवाती हैं। और वो उससे कहती हैं कि गिलबर्ट जो है वो पूरे यूरोप का वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट जेंटलमैन में से एक है, क्योंकि उन्होंने अपने आप को आर्ट के लिए और एस्थेटिक्स के लिए टोटली डिवोट कर दिया है या समर्पित कर दिया है। तो मैडम मर्ली का यहाँ पर यही मकसद है कि वो किसी तरह से इजाबेल के पैसों का और उसके प्रॉपर्टी का फ़ायदा उठा सके, इसीलिए वो गिलबर्ट और इजाबेल की शादी करवाना चाहती हैं। और रही बात गिलबर्ट ऑजमॉन्ड की, तो गिलबर्ट इजाबेल से उम्र में काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, उसकी वाइफ की भी डेथ हो चुकी होती है और उसकी एक 15 साल की बेटी होती है जिसका नाम पेंसी होता है और एक बहन जिसका नाम जेमिनी है। और इन सब चीज़ों के अलावा गिलबर्ट एक आर्टिस्ट है और वो कुछ खास पैसों वाला भी नहीं है। इसीलिए मैडम मर्ली उसके साथ मिलकर ये प्लान बनाती हैं कि तुम इजाबेल से शादी कर लो ताकि हम दोनों उसके पैसों का फ़ायदा उठा सके। और मैडम मर्ली फिर गिलबर्ट और इजाबेल का एक मीटिंग फिक्स करवाती हैं। तो अब इजाबेल जो है वो गिलबर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है, क्योंकि उन्होंने दुनिया भर का एक्सपीरियंस लिया होता है और इसके साथ ही उनका एक आर्टिस्टिक टेस्ट होता है, तो इसीलिए वो गिलबर्ट की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। पर उसे ये सब नहीं पता होता है कि ये मैडम मर्ली की चाल है उसके पैसे हड़पने के लिए। तो अब 4 महीने के बाद गिलबर्ट जो है वो इजाबेल को शादी के लिए प्रपोज कर देता है और इजाबेल भी उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है, डिस्पाइट द फैक्ट कि इजाबेल के सारे फ्रेंड्स और उसके फैमिली मेम्बर्स इस बात के लिए मना कर रहे होते हैं। बट फिर भी इजाबेल ये सोचकर उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है कि गिलबर्ट से शादी करके उसके अंदर थोड़ा सफिस्टिकेशन आ जाएगा और जिसके लिए वो यूरोप में आई थी। तो अब शादी के 1 साल के बाद उनका एक लड़का होता है, बट 6 महीने के बाद उसकी भी डेथ हो जाती है। और फिर उनके शादी के 3 साल के बाद वो लोग रोम सिटी में एक अनहैप्पी मैरिड लाइफ को जी रहे होते हैं, जहाँ पर गिलबर्ट जो है वो इजाबेल को ऐसे ट्रीट करता है जैसे कि वो उसके आर्ट कलेक्शन का ही बस कोई हिस्सा हो। और इजाबेल भी इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं होती है, क्योंकि उसे अब ये बात पता चल चुका होता है कि गिलबर्ट कितना धोखेबाज, सेल्फिश और डोमिनेटिंग किस्म का इंसान है और उसे सिर्फ उसके पैसों से मतलब है। और रही बात गिलबर्ट की बेटी पैंसी की, तो पैंसी और इजाबेल के बीच एक काफ़ी अच्छा बॉन्ड क्रिएट हो जाता है। और इन सब के अलावा पैंसी का एक चाइल्डहुड फ्रेंड जिसका नाम एडवर्ड होता है वो पैंसी से प्यार करने लगता है। तो इजाबेल तो उसके रिश्ते के लिए फुल सपोर्ट करती है, बट गिलबर्ट को जब ये बात पता चलती है तो वो इस रिश्ते के लिए ये कहकर मना कर देता है कि एडवर्ड एक आर्ट कलेक्टर है और एक आर्ट कलेक्टर का फ्यूचर उतना ज़्यादा ब्राइट नहीं होता है और ना ही उनके पास इतना पैसा होता है। इंस्टेड गिलबर्ट तो पैंसी के रिश्ते के लिए वो लॉर्ड वर्बॉटन में ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं, जो कि काफ़ी वेल्दी भी है और एक एरिस्टोक्रेट फैमिली से बिलोंग करता है। तो ये लॉर्ड वर्बॉटन जो है ये वही बंदा है जिसने इजाबेल को 3 साल पहले प्रपोज किया था और जिसे इजाबेल ने एक फ्रेंडली मैनर में इनकार कर दिया था। तो अब वो इजाबेल और गिलबर्ट की बेटी के ज़रिए वो इजाबेल के नज़दीक आने की कोशिश करता है, क्योंकि इजाबेल को ऐसा लगता है कि वो अभी भी उससे प्यार करता है, ना कि गिलबर्ट की बेटी पैंसी से।
तो इसीलिए एक दिन एक फॉर्मल डांस पार्टी के दौरान या एक बॉल नाइट के दौरान इजाबेल वर्बॉटन से ये कहती है कि वो देखो, वो एडवर्ड है, पैंसी का सच्चा लवर, और वो पैंसी से बहुत प्यार करता है। पर तुम देखो उसके चेहरे को, वो कितना दुखी दिखाई देता है क्योंकि तुम उसके प्यार के बीच में आ गए हो। तो अब तुम मुझे बताओ कि क्या तुम सच में पैंसी से प्यार करते हो? तो वॉरबॉटन जो है वो फिर उसे सारी सच्चाई बता देता है कि वो पैंसी से प्यार नहीं करता है, और जिसके बाद फिर वो रोम से वापस चला जाता है। तो अब इस इंसिडेंट के बाद गिलबर्ट जो है वो इजाबेल से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, और उसे ये लगता है कि इजाबेल ने जानबूझकर ये सब उसकी बेइज्जती करने के लिए की है। और इसके साथ ही मैडम मर्ली भी इजाबेल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फ्यूरियस हो जाती हैं, और वो उससे पूछती हैं कि आखिर तुमने लॉर्ड वर्बॉटन से ऐसा क्या कह दिया कि वो रोम से चला गया। तो अब इस पॉइंट पर आकर इजाबेल को शक होता है कि कुछ ना कुछ अजीब तो ज़रूर है मैडम मर्ली और उसके हस्बैंड गिलबर्ट के बीच में, जो कि उसे नहीं पता है। तो अब इस नॉवल के लास्ट में क्या होता है, रैल्फ जो है यानी इजाबेल का कज़न, उसकी तबीयत अचानक से बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है, और वो इंग्लैंड में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। तो मिसेस टुशर्ट जो है इजाबेल की आंट, वो इजाबेल को गार्डन कोर्ट में आने के लिए रिक्वेस्ट करती हैं। बट इजाबेल का हस्बैंड गिलबर्ट जो है वो ये नहीं चाहता कि वो वहाँ पर जाए, इसीलिए वो उसे वहाँ जाने की परमिशन नहीं देता है। तो इजाबेल फिर गिलबर्ट की बहन जेमिनी के पास जाती है, और जेमिनी से फिर उसको ये पता चलता है कि पैंसी असल में गिलबर्ट की पहली वाइफ की बेटी नहीं है, बल्कि पैंसी तो गिलबर्ट और मैडम मर्ली की नाजायज़ बेटी है। इसीलिए तो गिलबर्ट ने अपने पहले वाइफ के डेथ के बाद उसने ऐसा अफवाह फैला दिया था कि उसकी वाइफ की डेथ पैंसी को जन्म देते वक्त हुआ, और पैंसी को भी अपने असली माँ के बारे में कुछ नहीं पता होता है क्योंकि उसे बचपन से ही कॉन्वेंट में डाल दिया था। तो अब ये सब बताने के बाद जेमिनी फिर इजाबेल को एनकरेज करती है कि उसे अपने कज़न रैल्फ के पास ज़रूर जाना चाहिए, और जिसके बाद फिर इजाबेल इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाती है। और वहाँ पर पहुंचकर इजाबेल फिर रैल्फ से कहती है कि वो गिलबर्ट के बारे में बिल्कुल सही था, गिलबर्ट अच्छा आदमी नहीं है। और वो दोनों फिर इस बात पे भी एक साथ एग्री करते हैं कि उसके पैसे और उसके प्रॉपर्टी की वजह से आज उसकी खुशी और उसकी स्पिरिट तबाह हो गई है, और वो एक ऐसे सिचुएशन में आके फंस गई है। अब इसके बाद फिर रैल्फ की भी डेथ हो जाती है, और इजाबेला फिर कुछ समय के लिए गार्डन कोर्ट में ही रुक जाती है। और इसी बीच फिर कैस्पर गुडवुड और लॉर्ड वर्बॉटन जो हैं वो उसे ये सलाह देते हैं कि उसे गिलबर्ट को छोड़ देना चाहिए, और कैस्पर गुडवुड तो उससे ये तक कहता है कि तुम अपने हस्बैंड को छोड़कर मेरे साथ कहीं भाग चलो। बट लास्ट में फिर इजाबेल दोबारा से रोम लौट जाती है गिलबर्ट और पैंसी के पास, क्योंकि इजाबेल के हिसाब से अगर वो अपने इस शादी के रिश्ते को तोड़ देती है तो वो मॉर्ली भी बैंकरप्ट हो जाएगी, जैसे कि मिसेस मर्ली हो चुकी हैं। इसीलिए वो अपने इस शादी के रिश्तों को निभाने के लिए वो रोम वापस लौट जाती है। तो इस तरह से ये वीडियो ख़त्म होता है, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।